हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसमें हम टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक। ओके, फर्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक। सेकंड, सिस्मिक जोनिंग क्या होता है, सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड एंड फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनका बेनिफिट ले सकें। क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को इन फॉलोइंग 5 कैटेगरीज में अलग अलग क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन लोकेशन, फोकल डेप्थ, देयर कॉजेज, मैग्नीट्यूड एंड एपिसेंट्रल डिस्टेंस। तो इन सभी कैटेगरीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है बेस्ड ऑन लोकेशन। तो जंगैब के बेस पे हमने अर्थक्वेक को कैसे क्लासीफाई किया है, तो ये देखिए इसमें फर्स्ट हमारा आता है, 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एक तो है इंटरप्लेट अर्थक्वेक और एक है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इंटरप्लेट का एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। इंटर का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल आप लीजिए, जब इंटर कास्ट मैरिज होती है। इंटर कास्ट मैरिज में क्या होता है, जब लड़का लड़की दोनों अलग अलग जाति अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं और उनकी शादी होती है तो उसको बोलते हैं इंटर कास्ट मैरिज। ओके, जब एक ही समुदाय के या एक ही जाति के लड़का लड़की होते हैं और उनकी शादी होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा कास्ट। ठीक है, तो इंटर कास्ट होती है जब 2 अलग अलग समुदाय के होते हैं और इंट्रा कास्ट होती है जब एक ही समुदाय के लड़का लड़की होते हैं। तो ऐसे ही आप इसको रिलेट कीजिए। इंटरप्लेट का मतलब है जब 2 अलग अलग प्लेट्स का आपस में टकराव होता है और उसके द्वारा जब अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। और इंट्राप्लेट हमारा होता है जब एक ही प्रकार की प्लेट होती है, टेक्टोनिक प्लेट होती है और उसी में से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप देखिए इंटरप्लेट में क्या होता है, मोस्ट अर्थक्वेक ऑफ वर्ल्ड अकर्स अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तो उसके बाउंड्री पे जो हमारा अर्थक्वेक उत्पन्न होता है तो वो हमारा होता है इंटरप्लेट अर्थक्वेक। ठीक है, इट इज सीन दैट एपिसेंटर ऑफ अबाउट 90% ऑफ अर्थक्वेक आर इन द नैरो जोन ऑफ द इंटरप्लेट बाउंड्रीज। ओके, तो 99% जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं तो वो हमारे इंटरप्लेट अर्थक्वेक होते हैं। ओके, अब इंट्राप्लेट क्या होता है, द अर्थक्वेक अकरिंग विद इन ए प्लेट इटसेल्फ। तो एक ही प्लेट के अंदर जब अर्थक्वेक उत्पन्न होता है तो उसको हम इंट्राप्लेट बोलते हैं। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होता है ये इंटरप्लेट अर्थक्वेक। ठीक है, जो बाउंड्री होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की उसके काफ़ी अंदर ये होता है। अब एक फिगर के थ्रू हम समझेंगे ये क्या होता है। ये देखिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, इन दोनों को एक इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने के बाद ये क्या करती हैं, जो हैवी प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ रह जाती है, ये है हैवी प्लेट और यहाँ पे बनते हैं माउंटेन्स। ठीक है, और ये जो लो डेंसिटी टाइप की प्लेट होती है थोड़ी हल्की होती है तो वो नीचे घुस जाती है, अंदर दब जाती है, तो यहाँ पे खाई बनती है, ट्रेंचेस बनते हैं। ठीक है, तो ये इसमें समझाया गया है कि ये देखिए जब इनके बाउंड्रीज पे कांटेक्ट होता है, बाउंड्री से बाउंड्री का कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक उत्पन्न होता है वो होता है इंटरप्लेट इवेंट। तो यहाँ पे इंटरप्लेट का हमारा अर्थक्वेक उत्पन्न होगा और जब किसी प्लेट के अंदर ही आपका अर्थक्वेक डेवलप होता है, बनता है, तो वो इंट्राप्लेट अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ये इसमें समझाने की कोशिश की गई है। जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तो वहाँ पे जो अर्थक्वेक बनता है तो वो इंटरप्लेट होता है और जो किसी प्लेट के अंदर ही होता है तो वो हमारा इंट्राप्लेट इवेंट या इंटरप्लेट आपका अर्थक्वेक कहलाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ क्या होती है ये आपको पता ही है, एपी सेंटर से और
हाइपोसेंटर की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी होती है फोकल डेप्थ। तो फोकल डेप्थ पे ये कैसे डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट हमारा सैलो अर्थक्वेक, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है डीप अर्थक्वेक। तो नाम से ही ये पता लग रहा है जब हमारी फोकल डेप्थ बहुत ज़्यादा गहरी होगी तो उसको हम डीप अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। जब उसकी डेप्थ काफ़ी कम होगी तो वो सैलो अर्थक्वेक होगा, तब इनके बीच में डेप्थ होगी तो वो हमारा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होगा। ओके, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। सैलो अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक हुज focal depth is less than 70 किलोमीटर are called shallow depth earthquake। ओके, तो जो हमारा अर्थक्वेक होता है 70 किलोमीटर ज़मीन के अंदर के लेयर्स में हो तो वो हमारा होगा shallow depth earthquake, ठीक है। नियरली अबाउट 80% ऑफ अर्थक्वेक आर shallow। तो 80% के अराउंड जो हमारा अर्थक्वेक आते हैं धरती में तो वो हमारे shallow depth ही होते हैं, ठीक है। एंड आर ग्रेट कंसर्न ऑफ सिविल इंजीनियर, तो इस पे ही हमारा मेन फोकस होता है सिविल इंजीनियर्स का कि सैलो डेप्थ अर्थक्वेक के ऊपर ही हम डिज़ाइन करते हैं अपनी बिल्डिंग्स। फिर आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो इसके बीच में लाई करता है दोज अर्थक्वेक इन विच फोकल डेप्थ इज 70 to 300 किलोमीटर। 70 से 300 किलोमीटर के बीच में अगर डिस्टेंस है अर्थक्वेक की और हाइपोसेंटर और एपिसेंटर के बीच में तो वो हमारा होगा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ओके, अगर फोकल डेप्थ हमारी 300 से भी पार चली जाए तब हमारा आता है डीप अर्थक्वेक, ठीक है। तो सैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक हमारे ये थे। नेक्स्ट हम चलते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉजेज। अब अर्थक्वेक किन कारणों से आता है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बट इसमें हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक और दूसरा है टेक्टोनिक प्लेट और अर्थक्वेक। नाम से ही ये पता लग रहा है कि जिसमें टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक नहीं आता तो वो हमारा होगा नॉन टेक्टोनिक। ओके, और जिसमें टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है तो वो हमारे टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सिंपल है। तो नॉन टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक कौन से हुए, जिसमें मैन मेड कोज मेन होता है, जैसे कि ये एटम बम का एक्सप्लोजन और टेस्ट होता है तो इसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है। वोल्केनो कहीं पे इरप्ट होता है, निकलता है तो उसकी वजह से भी आता है। और काफ़ी सारे हमारे जो कॉजेज़ हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, मैन मेड या आपके नेचुरल, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये आपको पता ही है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और टकराती हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उस टाइप के अर्थक्वेक को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। ये आप फिगर अच्छे से देखिए तो इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स दिखाई गई हैं, जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है। ओके, तो ऐसे ऐसे जितने भी इसमें ये क्रैक्स दिखाए गए हैं ये सारी टेक्टोनिक्स प्लेट हैं और इनको ही फॉल्ट भी बोला जाता है। जैसे ये क्रैक है, ये सारे क्रैक्स हैं, ठीक है, तो इनको फॉल्ट और क्रैक भी बोला जाता है। ये सारे के सारे हमारे धरती के ऊपर है। ओके, अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है, देखिए हम ध्यान से देखते हैं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्रैक कहाँ पे है। तो ये मेजर क्रैक आप देखिए, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और क्रॉस करके जा रही है इंडिया का ये हिस्सा। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्रैक पास हो रहा है इंडिया में से, और ये जो रीजन है ये आप अगर अंदाज़ा लगा सकें तो लगाइए, ये है हमारा हिमालय का रीजन, ठीक है। हिमालय हमारा स्टार्ट होता है ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ ऐसे जाता है, ठीक है। तो हिमालय रीजन है ये हमारा एक फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, जो कि इस प्लेट के टकराने से और इस प्लेट के आपस में टकराने से बना हुआ है, ठीक है। तो ये ही हमारा जो पोर्शन होगा इंडिया में, ये हमारा एक फॉल्ट के ऊपर है, यानी कि इसके नीचे बहुत बड़ी क्रैक है और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम स्पीड पे आते हैं तो ज़्यादा हमें पता नहीं लगता है, काफ़ी सालों में, काफ़ी हज़ारों सालों के बाद कुछ इसमें अलग डिफरेंस पता लगेगा। तो ये एक क्रैक है जो इंडिया पे है और यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो आपने कभी भी नोटिस किया हो कि
इंडिया में अगर भूकंप आता है तो यहाँ पे या फिर ये जो क्रैक है जो गुजरात साइड से होकर निकलती है तो यहीं पे आपके मोस्टली क्रैक्स आते हैं। असम साइड में, नेपाल साइड में, जम्मू कश्मीर साइड में, या फिर आगे जाएंगे तो और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान साइड में, और यहाँ पे आपका गुजरात साइड में। ठीक है, यहाँ पे ही मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं और यहाँ पे ही आपकी अगर कोई लावा है एक्टिव वोल्केनो तो वो है आपके यहाँ पे अंडमान निकोबार साइड में, यहाँ पर भी क्रैक है। तो ये हमारा जो क्रैक वाला एरिया है यहीं से ही स्टार्ट होते हैं हमारे जितने भी अर्थक्वेक, वोल्केनो और डिस्टरबेंस वगैरह जो भी है, वहीं पे ये चीज़ है। अब आप ये देखिए, ये जो बिल्कुल मिड में क्रैक जा रहा है, फॉल्ट है, तो ये है हमारा बिल्कुल एंटार्क्टिक के बीच में। ठीक है, हमारा एंटार्क्टिक सागर है तो इसमें ये बिल्कुल बीच में है, और ये जो क्रैक है ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ से नीचे से लावा निकलता है, ये समुंदर के नीचे है, यहाँ से लावा निकलता है और समुंदर के अंदर बहुत सारे यहाँ पे टापू बने हुए हैं, छोटे छोटे रिज यहाँ पे बने हुए हैं समुंदर के अंदर। एक क्रैक यहाँ भी है, बहुत बड़ा क्रैक है ये भी, प्री पैसिफिक जो हमारा ओशन है यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये क्रैक है, और ये भी हमारा ऐसे एक दूसरे की तरफ जाता है, एक दूसरे की तरफ ये जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। 8 या 8 से ज़्यादा अगर रीडिंग आई हमारी मैग्नीट्यूड में तो वो हमारा जो अर्थक्वेक होगा ग्रेट अर्थक्वेक होगा, सबसे बड़ा हमारा अर्थक्वेक होगा 8 या 8 से ज़्यादा रीडिंग वाला। ठीक है, फिर 7 से 7.9 मेजर, 6 से 6.9 स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, 5 से 5.9 मॉडरेट अर्थक्वेक, 4 से 4.9 लाइट अर्थक्वेक, 3 से 3.9 माइनर, और 3 से कम अगर रीडिंग आती है अर्थक्वेक की तो वो माइक्रो अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन एपिसेंट्रल डिस्टेंस, तो एपिसेंट्रल डिस्टेंस के बेसिस पे हमने अर्थक्वेक को क्लासीफाई अलग अलग कैटेगरी में किया है। जैसे ये हमारा एपिसेंटर है, और एपिसेंटर से आपकी बिल्डिंग की जो डिस्टेंस होती है या किसी भी प्रॉपर्टी की, या जहाँ पे आपको चेक करना हो, आपका जो टेस्ट करना हो उसकी डिस्टेंस हो, तो उसको एपिसेंट्रल डिस्टेंस बोलते हैं। तो उसी के बेस पे ये अलग अलग स्पेसिफाई की गई, जैसे लोकल अर्थक्वेक, फिर है रीजनल अर्थक्वेक, और है टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। अब ये अलग अलग कैसे हैं। लोकल अर्थक्वेक, द अफेक्टेड एरिया इज़ वेरी लेस विद इन 500 किलोमीटर्स ऑफ द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसमें जो एपिसेंटर है हमारा, एपिसेंट्रल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 500 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है, तो इसलिए इसको लोकल अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है, लोकल अर्थक्वेक। अब नेक्स्ट आता हमारा रीजनल अर्थक्वेक, जिसमें लिमिट 500 से 1000 किलोमीटर आ जाती है एपिसेंट्रल डिस्टेंस की। ठीक है, तो वो हमारा होगा रीजनल अर्थक्वेक, रीजनल अर्थक्वेक। फिर आता है हमारा टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक क्या होगा, जिसमें हमारी अफेक्टेड एरिया होगा मोर देन 1000। ओके, मोर देन 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हमारा एपिसेंट्रल डिस्टेंस है तो वो हमारा होगा टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। ओके, अब हम बात करेंगे सिस्मिक जोनिंग। सिस्मिक जोनिंग क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो कोई भी कंट्री या कोई भी एरिया, उसमें कहाँ कहाँ पे भूकंप आता है, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, क्रैक है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है। ठीक है, तो उसको हम पास्ट रिकॉर्ड में चेक करते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का रिकॉर्ड हम बना के रखते हैं जब तक हमने तैयार किया है, तो वो सारा रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री या पार्ट को बताते हैं कि इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है और इस पॉइंट पे कंट्री में अर्थक्वेक नहीं आता। तो वो सारा हम एक मैप तैयार करते हैं उस कंट्री का या उस एरिया का, उसी को बोलते हैं सिस्मिक जोनिंग। ठीक है,
द सिस्मिसिटी ऑफ अर्थक्वेक और अर्थक्वेक एक्टिविटी एट ए प्लेस इज असेस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्ट रॉक एंड फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, जो पास्ट रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है उससे, और फॉल्ट का जो रॉक में फॉल्ट है, टेक्टोनिक प्लेट में फॉल्ट है, उनसे हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उसी से ही हम असेस्ट करते हैं कि सिस्मिसिटी उस अर्थक्वेक की क्या होगी। द इट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड रीजन। तो ये कंट्री में अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकती है, वेरी करती है, ठीक, चेंज होती रहे। इट इज सीन फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड दैट अर्थक्वेक एक्टिविटी आर मोर और लेस सेम इन ए पर्टिकुलर जोन और एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम बात करें, जैसे हम असम साइड की बात करें तो उसमें ये एक्टिविटी रेगुलर ही आती रहती हैं। ठीक है, तो उसको हम एक फिक्स जोन मान सकते हैं, पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे मान सकते हैं कि वहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3, 4, 5 की रेंज में रहता है। कई बार हैवी भी हो सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो ये हमने माना है कि एक पर्टिकुलर जगह पे अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी, जो फीचर्स होते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, देयरफॉर ए कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू जोन्स ऑफ सिमिलर सिस्मिक एक्टिविटी। तो हमने एक कंट्री को या एक रीजन को सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया। ठीक है, सिस्मिक जोन्स कैन बी डिवाइडेड ए कंट्री और रीजन इनटू स्मॉल जोन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिस्मिसिटी एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी। सिस्मिसिटी और अर्थक्वेक एक्टिविटी के बेसिस पे हमने किसी भी कंट्री को छोटे छोटे स्मॉल जोन्स में डिवाइड कर दिया। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, द सिस्मिक हिस्ट्री ऑफ रीजन। इट मीन्स द डिटेल स्टडी ऑफ अर्थक्वेक दैट हैव occurred in past, their characteristics like magnitude, intensity, extent of damage etc. ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, हम किसी भी एरिया का पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि वहाँ पे किस किस शहर में कितना मैग्नीट्यूड का कितना मैग्नीट्यूड, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। ठीक है, उससे कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो ऐसे हम चेक करते हैं, उसका रिकॉर्ड से हम सिस्मिक जोन को बनाने में या उसकी हेल्प लेके हम सिस्मिक जोन्स को तैयार करते हैं। द टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ प्लेट विच कुड यूज एन अर्थक्वेक इन फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में हम इन जो सिस्मिक जोन्स हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जैसे दिल्ली में कितना भूकंप आया है पिछले सालों को देखते हुए, और आगे भी ऐसी ही एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, तो हम उसको ऐसे ही कंसिडर करके आगे डिज़ाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। अब हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया में सिस्मिक जोन बनाए गए हैं वो कैसे हैं। द डिफरेंट जियोलॉजी एट डिफरेंट लोकेशन इन आवर कंट्री इम्प्लाइज दैट पॉसिबल ऑफ डैमेज अर्थक्वेक टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन इज डिफरेंट। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, हमारी जो जियोलॉजी है इंडिया की, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, ये सारा हमारा पहाड़ी एरिया है, हिमालय का रीजन है। यहाँ पे राजस्थान है, बिल्कुल ड्राई एरिया है, शुष्क एरिया है। यहाँ पे ये केरल साइड, ये आपका कोलकाता उड़ीसा साइड है, यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। इस एरिया में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, ये अपने शुष्क होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हवा और बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट है हमारे कंट्री के, तो इन सभी पे अलग अलग एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक के बेसिस पे। ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ड्यूरिंग पास्ट अर्थक्वेक्स दैट 1970 मैप जोन मैप्स डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। ओके, तो पुराने रिकॉर्ड के जब हम चेक किया तो 1970 में एक मैप बनाया गया जिसमें इंडिया के अंदर जोन बनाए गए 5। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 जोन यहाँ पे बनाए गए। और जैसे जोन 1 है तो वहाँ पे सीवियरिटी काफ़ी कम है, यानी कि वहाँ पे खतरा काफ़ी कम है।
ऐसे ऐसे अगर हम बात करें जोन 5 की तो वहाँ पे खतरा ज़्यादा है, हम अर्थक्वेक का अगर कंसिडर करें तो। ठीक है, अब बात करें द मैप हैज़ बीन रिवाइज्ड, तो इस मैप को रिवाइज किया गया है लास्टली 2002 में। ठीक है, इट हैज़ ओनली द सिस्मिक जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसमें जोन फर्स्ट को हटा दिया और उसमें जोन 2 में इसको मर्ज कर दिया गया है। तो अब हमारे पास ओनली 4 जोन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन सा कलर है ये हमारा जोन सेकंड है। ठीक है, ये कम सीवियर है, कम खतरनाक एरिया है। ठीक है, जोन थर्ड है, थोड़ा सा एरिया इसका जो सीवियरिटी है, डेंजरस है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है डेंजर। जोन थर्ड है, सॉरी जोन फोर्थ है, तो ये हमारा ये जो आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर, तो ये हमारा सारा जोन फोर्थ है। जोन 5 रेड जोन हमारा, जितना भी रेड कलर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे डॉट्स है, ये गुजरात का कुछ एरिया है, ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर साइड का, और ये नॉर्थ ईस्ट का, तो ये सारा हमारा रेड जोन है और ख़तरनाक एरिया, यहाँ पे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये देखिए, ये है इंडिया, इसमें 4 जोन है, जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सेकंड हमारा है ये ब्लू कलर का एरिया जो कम डेंजरस एरिया है। ठीक है, फिर है हमारा ये येलो कलर का, ये हमारा, ठीक है, ये थोड़ा और ज़्यादा डेंजरस है। और फिर है जोन फोर्थ, दिल्ली भी हमारी जोन फोर्थ में ही आती है, हरियाणा पंजाब का भी कुछ एरिया, जम्मू कश्मीर का भी कुछ एरिया हमारा जोन 4 में आता है। ठीक है, काफ़ी ये भी डेंजरस होता है। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया हमारा कौन सा होता है, ये जैसे हमने बताया था, यहाँ से फॉल्ट गुजरते हैं इंडिया से, और यहाँ से फॉल्ट होके ऐसे गुजरते हैं। तो जहाँ जहाँ पे फॉल्ट होता है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपका अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए जोन 5 में इसको रखा गया है। ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स जो आप मैप में देख रहे हैं, ये भी हमारे जोन 5 में, ये भी हमारे जोन 5 में, ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें कुछ और जो नोट करने वाली बात है, जोन 5 वेरी हाई रिस्क जोन, सबसे ज़्यादा रिस्क वाला जो जोन है हमारा रेड जोन है, यानी कि जोन 5 है। ठीक है, इसमें अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी MMI स्केल और MK स्केल पे हमारी रीडिंग होगी 9 और उससे ज़्यादा। ठीक है, 9 और उससे ज़्यादा की रीडिंग होगी हमारी जोन 5 में। जोन 4 हाई रिस्क जोन, तो दिल्ली भी हमारी हाई रिस्क जोन में रहती है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 8 होगी। ठीक है, जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन, रिस्क धीरे धीरे कम हो रहा है, इसकी है इंटेंसिटी 7। जोन 2 लो रिस्क जोन, बहुत ही कम रिस्क होता है यहाँ पे, तो ये होता है हमारा इंटेंसिटी लेवल 6। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जोनिंग क्या होती है और इंडिया की जोन मैप्स कैसे दिखाई देते हैं, उसको समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं। लोड्स, लोड क्या होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, लोड जो किसी स्ट्रक्चर पे लगता है जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, उसको हम लोड बोलते हैं। तो लोड हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक लोड क्या होते हैं, जो परमानेंट एक स्ट्रक्चर पे लगे रहते हैं, वो हमारे स्टैटिक लोड होते हैं। जैसे ही आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो फर्नीचर है, ठीक है, जितना भी फर्नीचर और एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हुआ है, वो सारा जितना भी उसमें भार है, जितना भी उसमें लोड है, तो वो एक टाइप का हमारा स्टैटिक लोड है। ठीक है, दीज आर दोज लोड विच आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डेड लोड्स, इम्पोज्ड लोड्स ऑफ फर्नीचर, सरफेस फिनिशिंग, स्नो लोड्स एट्सेट्रा। ठीक है, बर्फ़ का सरफेस फिनिशिंग है, सरफेस फिनिशिंग में आपके टाइलिंग,
आपका मार्बल फ्लोरिंग और एक्स्ट्रा जो आप काम करवाते हैं, तो वो सारा हमारा आता है फिर सरफेस फिनिशिंग में। द लाइव लोड्स ऑफ पीपल एंड इरेक्शन लोड्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज स्टैटिक वाइल एनालाइजिंग स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो उस टाइम पे हम लाइव लोड्स, जितने भी हमारे लाइव लोड हैं, जैसे इंसानों का आना, ठीक है, यानी कि आप किसी बिल्डिंग पे काफ़ी बड़ा एरिया है तो वहाँ पे आप पार्टी कर रहे हैं या वहाँ पे कोई गैदरिंग है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो जो लोड भी है हम कंसिडर कर लेते हैं स्टैटिक लोड में, जब हम बात करें स्ट्रक्चर के डिज़ाइन की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, जैसे विंड लोड, हवा का लोड है, ये डायनेमिक लोड है। ये परमानेंट हमारी बिल्डिंग पे नहीं लगता। जब हवा तेज़ चलती है तो ये बढ़ जाता है, हवा बिल्कुल बंद हो जाती है तो ये लोड हट जाता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, फिर है मूविंग लोड। कोई मूविंग लोड अगर आपकी बिल्डिंग पे लगता है तो वो भी ऐसा ही होता है। मशीन वाइब्रेशंस होती हैं, हैवी मशीन्स जब ऑपरेट होती है, रन करती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी वाइब्रेशन और काफ़ी साउंड पोल्यूशन भी होता है, तो वो भी हमारा डायनेमिक लोड में आता है। इम्पैक्ट एंड ब्लास्ट लोड्स, तो ये भी हमारे डायनेमिक लोड में आते हैं। डायनेमिक लोड हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पीरियोडिक लोड। पीरियोडिक का मतलब है जब एक पीरियड के बाद वो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है और उसका एक फिक्स टाइम है, ड्यूरेशन है, और वो इसी इंटेंसिटी के साथ वहाँ पे लगता रहता है। द लोड्स दैट कोज ड्यू टू पीरियोडिक नेचर, ठीक है, नेचर में वो पीरियोडिक है। वाइब्रेशंस विच मीन्स मोशन रिपीट इटसेल्फ, तो इसमें जो है वो बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे रोटेटिंग मशीन पार्ट्स, जो रोटेट करते हैं मशीन पार्ट, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, और इसमें जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं और उन्हीं के द्वारा वाइब्रेशन आता है। ठीक है, तो ये भी लोड जो उस पर पड़ता है वाइब्रेशन की वजह से, तो ये हमारा पीरियोडिक डायनेमिक लोड है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पाइपलाइंस, पाइपलाइन में जो वाइब्रेशन होता है तो वो भी हमारा एक पीरियोडिक लोड है। ऐसे ही ये इसके एग्जाम्पल थे पीरियोडिक लोड्स के। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन पीरियोडिक और रैंडम लोड। जब हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को पता नहीं होता और कोई फिक्स लोड उस पर नहीं लगता, बट सडनली कोई लोड उस पर लग जाता है, तो वो होता है हमारा रैंडम लोड और नॉन पीरियोडिक लोड, जिसमें कोई भी पीरियड नहीं हो। डायनेमिक लोड्स विच डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न ना हो, वो हमारा रैंडम लोड कहलाता है। जैसे कि अर्थक्वेक लोड्स, ब्लास्ट इंड्यूस्ड लोड्स। ठीक है, अर्थक्वेक बिना बताए आता है, तो उसकी वजह से जो लोड हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे पड़ता है, जैसे ये आप देख सकते हैं अचानक से यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक आने की वजह से बिल्डिंग ये हिलने लग गई, शेक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो लोड हमारी बिल्डिंग पे पड़ा, तो ये हमारा होता है नॉन पीरियोडिक और रैंडम लोड। ठीक है, अचानक ही आ जाता है, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इन जनरल मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आर एनालाइज बाय अज्यूमिंग द अप्लाइड लोड्स आर स्टैटिक। तो हम जब डिज़ाइन करते हैं तो वो हम मोस्टली मान के चलते हैं कि स्टैटिक लोड ही बिल्डिंग पे लगता है। ऐसा क्यों हमने किया? द स्ट्रक्चर इज रेयरली सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड। तो जो स्ट्रक्चर होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, कई बार हम बनाते हैं उसको, तो उस पर हम देखते हैं कि डायनेमिक लोड तो उस पर लगता ही नहीं, तो हम क्यों डिज़ाइन करें। ठीक है, फिर है द डायनेमिक एनालिसिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। जब हम अर्थक्वेक का डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग कंसिडरेशन के साथ, तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है, तो इसलिए हम स्टैटिक लोड को ही कंसिडर करके डिज़ाइन करते हैं। बट दिस टेंडेंसी ऑफ इग्नोरिंग द डायनेमिक लोड में रिजल्ट इन डिजास्टर समटाइम। तो इसी वजह से कई बार हम जब कंसिडर नहीं करते किसी बिल्डिंग पे अर्थक्वेक का, तो वो बिल्डिंग डिजास्टर
उसमें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कोई भूकंप आया, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो बहुत ही ज़्यादा जान और माल का नुकसान वहाँ पे होता है। Thus, they should take in account properly while analyzing the design and design of structure। जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी स्ट्रक्चर को, तो उसमें हम डायनेमिक लोड को भी कंसिडर करके चलने लगे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, पिछले कुछ सालों से हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं, बट उससे पहले हम इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन पीरियोडिक और रैंडम लोड्स। अब आता है फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। इसको कई बार फंडामेंटल पीरियड भी बोला गया है। ठीक है, ये क्या होता है? लेट अस स्टडी द बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक शेकिंग। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग हिलना स्टार्ट कर देती। जैसे ये एक बिल्डिंग है, ये मास है बिल्डिंग का, और अर्थक्वेक जब आता है तो ये आगे जाती है और पीछे आती, आगे जाती है पीछे आती, आगे जाती है पीछे आती, आगे जाती है पीछे आती। तो ऐसे हमारी बिल्डिंग रोटेट करती है, सॉरी रोटेट नहीं, ये वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जब ग्राउंड शेक करता है, द बेस ऑफ बिल्डिंग मूव्स विद द ग्राउंड एंड द बिल्डिंग आल्सो वाइब्रेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन हिलती है, ज़मीन के साथ फाउंडेशन हिलती है बिल्डिंग की। ठीक है, बिल्डिंग की जब फाउंडेशन हिलती है तो अपने साथ वो बिल्डिंग को भी हिलाती है। तो इसी को आगे पीछे मूवमेंट जो बिल्डिंग का होता है, इसी को हम ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, द टाइम टेकन इन सेकेंड्स फॉर कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल नेचुरल पीरियड टी ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें यही बताया गया है, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट किया, आगे गई, फिर पीछे आई, तो कंप्लीट साइकिल ये यहाँ पे हो जाता है। तो इसी को फंडामेंटल नेचुरल पीरियड्स भी बोला जाता है, और इसको हम सेकंड्स में मेज़र करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं पीरियोडिक मोशंस। अब ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये साइन वेव की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, साइन वेव की तरह ये मूव कर रहा है, और टाइम जो है इसमें वो ये आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये हमारा टाइम है। टाइम यानी कि फंडामेंटल नेचुरल पीरियड, ये है हमारा फंडामेंटल पीरियड टी। इसमें क्या बताया गया है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके ये ख़त्म हुआ। यहाँ पे स्टार्ट हुआ ऊपर से ही और ऊपर पे आके ख़त्म हुआ। ये कंप्लीट एक साइकिल कर रहा है, ऊपर से ही स्टार्ट होता है और ऊपर पे जाके ख़त्म होता है। तो ये कंप्लीट साइकिल कर रहा है, और इसी टाइम पीरियड को हम फंडामेंटल नेचुरल पीरियड बोलते हैं। जब बिल्डिंग हिलना स्टार्ट करती है तो आगे पीछे जब हिलती है तो कंप्लीट एक जगह पे ये वापस आ जाए, तो उसको हम फंडामेंटल नेचुरल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो टी की वैल्यू है, जो फंडामेंटल पीरियड है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है फर्स्ट बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी पे और मास पे। ठीक है, बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इफ़ द बिल्डिंग इज फ्लेक्सिबल देन मूवमेंट इज लार्ज। ठीक है, दैट मीन्स द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी मोर एंड हेंस फंडामेंटल नेचुरल पीरियड विल बी हायर। ओके, इसमें क्या बताया गया है, अगर आपकी बिल्डिंग फ्लेक्सिबल है तो उसमें जब भूकंप आएगा तो काफ़ी ज़्यादा हिलेगी और टूटेगी नहीं, जल्दी से टूटना नहीं चाहेगी, तो हिलती रहेगी वो बिल्डिंग, और ये जो हिलने का टाइम है ये उसका बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये ज़्यादा हिलती है और इसका जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। इसी की वजह से हमारा जो फंडामेंटल नेचुरल पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आता है मास। इफ़ द मास इज़ मोर देन लॉन्गर इज़ फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। ठीक है, सिंपल बात है, जब मास भारी होगी आपकी बिल्डिंग तो वो जब वाइब्रेट करेगी तो उसका जो टाइम साइकिल होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हमारा फंडामेंटल नेचुरल पीरियड भी वहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टी बिल्डिंग में बी क्लासिफाइड एज। टी के बेसिस पे हमने बिल्डिंग को क्लासीफाई किया है। जैसे रिजिड बिल्डिंग, जब बिल्डिंग हमारी बिल्कुल रिजिड है तो उसमें टी की वैल्यू होगी हमारी लेस देन 3 सेकेंड, सॉरी लेस देन 0.3 सेकेंड। ओके, फिर है सेमी रिजिड बिल्डिंग, इसमें टी की वैल्यू है 0.3 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में।
ठीक है। 0.3 से 1 सेकंड के बीच में हमारी टी की वैल्यू है सेमी रिजिड बिल्डिंग का जब केस हो। फिर है फ्लेक्सिबल बिल्डिंग। फ्लेक्सिबल की बिल्डिंग जो होती है तो उसमें टाइम पीरियड हमारा फंडामेंटल वो 1 से ज़्यादा सेकंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिजिड, सेमी रिजिड, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग का टाइम पीरियड, सॉरी ये हमारा जो फंडामेंटल नेचुरल पीरियड है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।